जय हिंद साथियों, सभी को नमस्कार, सभी को गुड इवनिंग। देखिए मित्रों, ये आपका पॉलिटेक्निक केमिस्ट्री का क्लास नंबर 13 है। इसके पहले अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर आप देख सकते हो। चाहे फिजिक्स का देखिए, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे आपका म्यूजिक्स हो, सभी का क्या है प्लेलिस्ट बना हुआ है। यानी कि आपका जो पीसीएम सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, सभी का प्लेलिस्ट बना है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से आपको लिंक मिल जाएगा। जाकर वहां से आप पढ़ सकते हो। जो चीज़ें आपको नहीं, यानी आपका जो चैप्टर मजबूत है, सभी चैप्टर का बना हुआ है, तो जाकर आप पढ़ लीजिए। देखिए मित्रों, इस चैप्टर में हम क्या है, आपको पूरा रिएक्शन से संबंधित, जो आपके रिएक्शन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आप पेशेंस के साथ में देखिए। आपको कम समय में क्या है, वही क्वेश्चन इस समय करना है, क्योंकि आपके पास जो टाइम है कम है। तो आपको वही क्वेश्चन करने हैं जो आपके एग्जाम में फंसने वाले हैं या फंसने का उम्मीद है। आपको ऐसी चीज़ नहीं पढ़ना है जो आपके एग्जाम में ना आए। तो ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो पेशेंस के साथ में आप देखिएगा। पूरा का पूरा पीडीएफ मैं यहाँ से इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। लगभग में 20 से 25 क्वेश्चन है। और जो इसका पीडीएफ है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन विथ राजेश पर डाल दूंगा। हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसका नेम है सिलेक्शन विथ राजेश। जिस नाम से यूट्यूब चैनल बना हुआ है, उसी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी बाबू बना हुआ है। जिस नाम से यूट्यूब चैनल आप देख रहे हो, सिलेक्शन विथ राजेश के नाम से, उसी नाम से यूट्यूब चैनल हमारा बना हुआ है। तो जाकर वहां से आप देख सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जाकर आप वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और इस पीडीएफ को मैं वहां पर डाल दूंगा। और अगर आपको पॉलिटेक्निक प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, चाहे आप यूपी से हो, चाहे आप बिहार से हो, चाहे उत्तराखंड से हो, सभी का पॉलिटेक्निक प्रीवियस ईयर जो पेपर है, यानी पिछले वर्षों में कैसे कैसे पेपर हुए हैं, वो सब पेपर आपके पड़े हुए हैं। तो जाकर वहां से आप देख सकते हो और अपने कॉन्सेप्ट को क्या है बिल्डअप कर सकते हो कि कैसे कैसे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो चलिए अब हम क्या क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, ये थोड़ा नंबरिंग इधर उधर हो गया है, लेकिन आपको इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट ही है। कह रहा है कि एक मोल सिल्वर में परमाणुओं की संख्या क्या होगी। एक मोल, जो हमारा एक मोल होता है, यानी एक मोल परमाणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या आपको बताना है। एक मोल परमाणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या क्या होगी, वही आपको बताना है। और वही नंबर को क्या है, लोग आवोगाद्रो नंबर भी कहते हैं या आवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं। तो जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। देखिए क्या है, जो उसका करेक्ट आंसर होगा बाबू, वो क्या है, 2 गलत हो जाएगा, 1 भी गलत हो जाएगा, और जो 7.20 ये भी गलत हो जाएगा। यानी जो करेक्ट आंसर हमारा वो क्या होगा, आप यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पर आप अच्छे से देखिए, 6.022 गुणे 10 के पावर 23, यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी चीज को हम लोग क्या है, आवोगाद्रो संख्या कहते हैं, आवोगाद्रो संख्या कहते हैं या आवोगाद्रो नंबर कहते हैं। कभी कभी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं बनता है कि एक मोल में उपस्थित परमाणु की संख्या बताइए। आपसे पूछ लेता है कि आवोगाद्रो किसे कहते हैं या आवोगाद्रो में कितने परमाणु उपस्थित होते हैं। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। क्वेश्चन आपके एग्जाम में कहीं बाहर से नहीं आता है, लेकिन क्या कभी डायरेक्ट पूछ लेता है, तो कभी ट्विस्ट करके पूछ लेता है। तो आपको ऐसी तैयारी 360 एंगल आपसे तैयारी करके जाना है। कैसे भी अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको क्या है, इस सबसे आप प्रिपेयर रहो, अवियर रहो। ऐसा ना लगे कि ये तो अरे बाप रे बाप, ये तो हम पहली बार देख रहे हैं। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर देख सकते हो। मैंने कहा यहाँ पर सीक्वेंस गड़बड़ है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा है बाबू, आगरा, जो आगरा में ताजमहल है का रंग किसके कारण परिवर्तित हो गया है। पहले क्या था, सफेद था, अभी क्या है, हल्का काला पीला में होता जा रहा है। तो वो किसके कारण होता जा रहा है, यही आपसे पूछ रहा है। तो जल्दी से बता दीजिए, जो आगरा में ताजमहल है बाबू, वो किसके कारण क्या है, उसका जो रंग है वो धूमिल होता जा रहा है, यही आपसे पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है। इससे पहले आप अच्छे से देखिए। अगर आप कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर पा रहे हो तो आपको ये चीजें देखना है कि कहाँ मेरी गलती है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, ये चीज आपको देखना है। यहाँ पर देख, ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, ये है धूप के कारण, बी है अम्ल वर्षा के कारण, सी है चूना के कारण, डी है संक्षारण के कारण। किसके कारण होता जा रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बबुआ, वो क्या हो जाएगा, अम्ल वर्षा के कारण, यानी कि एसिड रेन के कारण। जो हमारी H2SO4 होता है, H2SO4 होता है तथा सल्फर डाइऑक्साइड होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब के क्या है मिक्स, जब आपकी वर्षा होती है तो ये सब चीजें क्या है मिली रहती हैं। और ये जब क्या है बिल्डिंगों पर पड़ती हैं, तो उन्हें क्या करती हैं, संक्षारित करती हैं, जिससे क्या होता है उनमें डिफ्लेक्शन आता रहता है और वो क्या है धीरे धीरे खराब होने लगती हैं। तो जो होता है वो उसे क्या कहते हैं हम लोग, अम्ल वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, अम्ल वर्षा के नाम से जानते हैं, जिसे हम
एसिड रेन के नाम से भी हम लोग जान जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, परमाणुवाद के जो प्रणेता कौन थे? पदार्थ के जो परमाणुवाद यानी कि जो परमाणुवाद का नियम किसने दिया था? यही कह रहा है कि जो पदार्थ का बाबू, जो पदार्थ का परमाणुवाद का सिद्धांत किसने दिया था? यहाँ पर क्या है, प्रणेता मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिद्धांत। तो जो पदार्थ के परमाणुवाद का जो सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन नंबर पहला हमारा है रदरफोर्ड ने दिया था, आवोगाड्रो ने दिया था, या बेकेरेल ने दिया था, या डाल्टन ने दिया था। किसने दिया था आपको पता होना चाहिए। जो रदरफोर्ड साहब हैं ये क्या है, किसके हैं, प्रोटॉन की खोज करता है तथा नाभिक का खोज रदरफोर्ड साहब ने किया था। आवोगाड्रो साहब को भी आप लोग जानते होंगे, इन्होंने क्या है ये बताया था कि कितने परमाणु वगैरह उपस्थित होते हैं कि एक मोल में। फिर हेनरी बेकेरेल के बारे में तो आप जानते ही होंगे, लेकिन जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा बाबू, वो होगा हमारा करेक्ट आंसर डी यानी कि डाल्टन। जो परमाणुवाद का जो सिद्धांत दिया था वो डाल्टन ने दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं। ऐसे क्या है, आप अच्छे से देखिए, ऐसे ही एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनते हैं। कभी कभी आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा परमाणु से संबंधित, ये नहीं कहेगा कि निम्न में से कौन सा एक धातु है, कहेगा निम्न में से कौन सा एक अधातु नहीं है। तो आपको जब आपका 360 यानी आपको जब अच्छी सी तैयारी रहेगी, गहन आपकी तैयारी रहेगी, गहन अध्ययन रहेगा, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है, यानी तत्व एक धातु है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक धातु है, यानी दिया 4 ऑप्शन आपको सामने दिया है, नाइट्रोजन दिया है, ऑक्सीजन दिया है, सल्फर दिया है, सोडियम दिया हुआ है। तो निम्न में से कौन सा धातु है? और एक चीज मैं बता देना चाहूंगा, यहाँ पर जो सोडियम लिखा हुआ है बाबू, सोडियम को हम और इस जैसे जो सोडियम होता है इसे हम लोग खुले आसमान में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन से क्रिया कर कर जलने लगता है। तो इसीलिए हम सोडियम को क्या है, कहाँ पर रखते हैं, मिट्टी के तेल में रखते हैं, केरोसिन के तेल में रखते हैं। तो आपके एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न बनते हैं। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक धातु होगा? देखिए जो हमारा ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन तो एक क्या होता है, हमारी गैस होती है। नाइट्रोजन भी एक गैस होता है, सल्फर अधातु होता है। और जो हमारी सोडियम होता है, जो सोडियम होता है वो क्या होता है, धातु होता है। यानी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आंसर अब क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा हमें। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता? निम्न में से 4 ऑप्शन है आप लोगों के पास, वाटर यानी कि जल, फिर क्या है ग्लास यानी कि कांच, फिर प्लास्टिक या मिट्टी। इनमें से कौन सा कह रहा है कि निम्न में से कौन सा लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता है। यहाँ पर आपको ध्यान देने चीज है, यहाँ पर ये नहीं कहा कि किया जाता है, नहीं किया जाता है, यानी 3 सही होंगे, 1 गलत होगा। तो कौन सा गलत होगा वही आपके लिए क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आंसर आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर देना है, ना कि आपको अपने अकॉर्डिंग आंसर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हो कहा कि नहीं किसके यूज से नहीं बनाया जा सकता, ये चीज आपको देखना है। तो देखिए जब हम कांच बनाते हैं किसी चीज को, मैक्सिमम चीजों में क्या है हम लोग जल का यूज करते हैं। कांच जब हम लेंस बनाने तो लेंस में क्या मिला होता है, कांच तो मिला ही होता है। कांच का भी हम लोग उपयोग करते हैं और कुछ मात्रा में हम लोग प्लास्टिक का भी यूज करते हैं, लेकिन हम लोग मिट्टी का यूज नहीं करते हैं। आपको ध्यान देना होगा कि मिट्टी का यूज मिट्टी के बर्तन बनाने में ही यूज किया जाता है, बाकी चीज़ों में मिट्टी का यूज कोई नहीं किया जाता है, या ईंट बनाने में किया जाता है। लेकिन ना कांच बनाने में, ऐसी कोई चीज़ें जैसे जो प्लास्टिक है या केमिकल चीज़ें हैं उनको बनाने में क्या है, मिट्टी का यूज कभी नहीं किया जाता है। यानी जो इसका करेक्ट आंसर होगा, हालांकि तो ये गलत आंसर है, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, मिट्टी होगा। क्या होगा बबुआ, मिट्टी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या है, नेक्स्ट है, शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? जो शाक सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? कंपोस्ट बनाना, जो कंपोस्ट बनाते हैं हम लोग, कंपोस्ट मतलब जानते हैं खाद, क्या होता है कंपोस्ट मतलब खाद। तो जो कंपोस्ट करके खाद हम लोग बनाते हैं वो किस अभिक्रिया का यानी किसका उदाहरण है?
उष्माशोषी का है, उष्माक्षेपी का है, उभयगामी का है, या प्रतिस्थापन किसका एग्जाम्पल है, यही आपसे पूछा जा रहा है। इस क्रिया को जो हम लोग क्या है कंपोस्ट कर बनाते हैं खाद को, तो वो किस अभिक्रिया का उदाहरण है? उष्माशोषी का होगा, उष्माक्षेपी का होगा, या उभयगामी का होगा, या प्रतिस्थापन का होगा, किसका होगा? जल्दी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, जल्दी बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, कौन सा होगा? तो मैं आपको आपके नॉलेज के लिए बता देना चाहूंगा, इसका करेक्ट आंसर होगा बाबू उष्माक्षेपी। क्या होगा? उष्माक्षेपी। क्या होगा अभिक्रिया? उष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से हम इसे जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के सामने, अच्छे से इसे इसको पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करता है? कौन सा पदार्थ? बहुत अच्छे, ये क्वेश्चन आप लोगों को क्या है थोड़ा सा परेशान कर सकता है, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है। आप सॉल्व कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, तो आप कम से कम सीख तो रहे हो। पहले ये प्लस पॉइंट आप लोग देखिए, अगर आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम आप सीख तो रहे हो। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करता है? कौन सा पदार्थ होता है जो ऑक्सीजन से क्या है सहयोग नहीं करता है, आपको बताना है। चलिए तांबा, तांबा को हम लोग कॉपर के नाम से जानते हैं, यानी कि हम Cu के नाम से जानते हैं। गोल्ड यानी कि Au के नाम से जानते हैं, जो हमारा गोल्ड होता है, गोल्ड को हम लोग Au के नाम से जानते हैं, Au के नाम से जानते हैं। जिंक, Zn होता है जिंक। और पोटेशियम, पोटेशियम, अब इसमें देख पोटेशियम तो होगा नहीं, तांबा तो होगा नहीं, लेकिन अब इसमें क्या है गोल्ड और जिंक को लेकर क्या है कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहूँगा, एक चीज़ आपको ध्यान रहना चाहिए, किसी भी चीज़ को क्या है हम लोग एटमॉस्फेयर से या पानी से नमी से बचाने के लिए जिंक का हम लेयर लगाते हैं, उसे हम गैल्वेनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? गैल्वेनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जिंक भी ऑप्शन में हो सकता है और गोल्ड भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन के अगाड़ी यहाँ पर देखिए जो हमारा गोल्ड होता है, जो हमारा गोल्ड यानी कि जो Au होता है, जो हमारा गोल्ड होता है Au, वो जिंक से क्या होता है अधिक ऑक्सीजन से, यानी जो उसकी ऑक्सीजन से क्रिया ना करने की जो क्षमता होती है वो जिंक से गोल्ड की अधिक होती है। तो जो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? गोल्ड हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? गोल्ड होगा, यानी जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ये यू होगा। क्या होगा? ये यू होगा। लेकिन अगर ये यू नहीं होता, यहाँ पर अगर गोल्ड ऑप्शन में नहीं होता, तो यहाँ पर जिंक भी आपका करेक्ट आंसर हो सकता था। मैं आपको एक बात दोबारा रिवाइज करवा दूं, अगर गोल्ड और जिंक दोनों आ रहा है तो आपका गोल्ड सही होगा, अगर गोल्ड ऑप्शन में नहीं है तो आपका जिंक सही होगा, क्योंकि जिंक का हम लोग यूज संक्षारण से या नमी से एटमॉस्फेयर से बचाने के लिए ही करते हैं, जिस अभिक्रिया को क्या है लोग गैल्वेनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, निम्नलिखित में कौन सा दहन अभिक्रिया है? दहन अभिक्रिया मतलब समझते हैं, कोई चीज़ है आप उसे क्या है जलाओ, क्या है उसे जलाओ और वो क्या हो एटमॉस्फेयर में उड़ जाए, यानी कि वो क्या हो गायब हो जाए, उसी को क्या हम क्या बोल देते हैं? दहन अभिक्रिया बोल देते हैं। तो पहला ऑप्शन आप अच्छे से देखिए बाबू, यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला है उबलता हुआ। उबलता हुआ मतलब पानी, आप मान लीजिए उबलता हुआ पानी। मोम का पिघलना, मोम तो आप लोग जानते होंगे, यानी जिसे मोमबत्ती बोलते हैं, वो मोम का ही तो बना होता है। फिर क्या है? पेट्रोल, पेट्रोल का जलना, या इनमें से कोई नहीं। आपके सामने चार ऑप्शन है, चारों में से एक ही सही, इनमें से तो होगा नहीं कोई, यानी अब आपके सामने तीन ऑप्शन है, तीनों में से जल्दी से बता दीजिए कौन सा होगा। उबलता हुआ पानी, उबलता हुआ पानी क्या दहन अभिक्रिया है? नहीं, ये क्या है? दहन अभिक्रिया बिल्कुल नहीं है। मोम का पिघलना ये क्या है? ये दहन अभिक्रिया नहीं है, ये क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। मोम का पिघलना क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। और यहाँ पर देखिए जो पेट्रोल का जलना, क्या है? पेट्रोल का जलना, क्योंकि अब आपके सामने एक ही ऑप्शन बचा, पेट्रोल का जलना। पेट्रोल का जलना क्या है? एक दहन अभिक्रिया है। पेट्रोल का जलना क्या है? एक दहन अभिक्रिया है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बाबू आप लोगों के सामने, रिडॉक्स अभिक्रिया क्या है? आपने कक्षा 11th में, आज कक्षा 11वीं या 12वीं में पढ़ा होगा ऑक्सीकरण या ऑक्सीकरण अपचयन, जिसे ऑक्सीडेशन या रिडक्शन के नाम से जानते हैं हम लोग। ऑक्सीकरण या अपचयन बोलते हैं, जिसे ऑक्सीडेशन या रिडक्शन के नाम से हम लोग क्या है जानते हैं। उसी में हमारा एक हेडिंग आता है रिडॉक्स अभिक्रिया या रिडॉक्स रिएक्शन। हिंदी में बोले तो रिडॉक्स अभिक्रिया, इंग्लिश में बोले तो रिडॉक्स रिएक्शन। तो आपको रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में पता होना चाहिए। ऐसी अभिक्रिया, पहले आप ऑप्शन देखिए, सिर्फ इसमें क्या होता है? सिर्फ ऑक्सीकरण होता है, या ऑक्सीकरण अवकरण दोनों साथ साथ होते हैं, या क्या है? सी सिर्फ अवकरण होता है, या डी
इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर हमें छाप दीजिए अगर आपने क्या है ईमानदारी के साथ में कक्षा 11वीं या 12वीं पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़े हो तो अब सीख लो, क्योंकि पढ़ने की कोई उम्र कोई सीमा नहीं होती, जब भी मिले तभी सीख लेना चाहिए। जो हमारी रिडॉक्स यानी जो रिडॉक्स रिएक्शन होता है मैं आपको बता देना चाहूँगा। देखिए ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है। जो ऑक्सीकरण होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, और जो अपचयन होता है यानी ऑक्सीडेशन होता है, और जो ऑक्सीकरण को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रिडक्शन बोलते हैं, और अपचयन को हम लोग इंग्लिश में क्या है ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो अपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन प्रक्रिया में हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं बाबू, इलेक्ट्रॉन का हम लोग क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो ऐसी अपक्रिया जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं अपचयन बोलते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं ऑक्सीकरण बोलते हैं। अब रिडॉक्स किसको बोलते हैं, तो ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होती है उसी को हम लोग क्या है रिडॉक्स अपक्रिया के नाम से जानते हैं। तो ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में होते हैं उसी को हम क्या है ऑक्सीकरण अपक्रिया रिडक्शन अपक्रिया या रिडॉक्स अपक्रिया के नाम से हम लोग जानते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि रिडॉक्स अपक्रिया क्या होती है, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी आप समझ गए होंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या है हटे या भागे या त्याग हो वो ऑक्सीकरण, जिसमें इलेक्ट्रॉन जुड़े इलेक्ट्रॉन क्या हो कॉम्बिनेशन हो जुड़े वो क्या है अपचयन अपक्रिया या ऑक्सीडेशन अपक्रिया होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे क्या कहते हैं। जिस ताप पर कोई पदार्थ क्या है जलना प्रारंभ करता है उस ताप को हम लोग क्या कहते हैं, वही आपको बताना है। मैं कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्वथनांक, जिस ताप पर कोई पदार्थ को कोई द्रव क्या है, जिस ताप पर कोई द्रव क्या है वेपर यानी वाष्प में बदलना है यानी भाप बनकर उड़ने लगे, उस ताप को हम क्या क्वथनांक बोलते हैं यानी हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। और इसमें एक क्वेश्चन आपके सामने बन जाता है मेल्टिंग पॉइंट से संबंधित। मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट मतलब होता है जिस पर कोई भी ठोस पदार्थ क्या है गलना शुरू कर दे, यानी ठोस अवस्था से वो द्रव अवस्था में बदल जाए, तो उसी को हम लोग क्या है मेल्टिंग पॉइंट बोल देते हैं यानी गलनांक बिंदु बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बाबू, गलनांक बिंदु बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, गलनांक बिंदु बोल देते हैं। और एक आता है हिमांक, क्या आता है, एक आता है हिमांक। हिमांक भी आपने सुना होगा, हिमांक। तो गलनांक का ही उल्टा क्या होता है, हिमांक होता है। यानी हिमांक को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, और फ्रीज का मतलब होता है किसी चीज को जमाना। और कोई चीज कैसे जमती है, जब वह क्या होगी द्रव अवस्था में होगी। अरे जमना का मतलब जब, जैसे आप जल का एग्जांपल लीजिए, वाटर का एग्जांपल ले लीजिए, वो क्या होता है कब जमता है, वो द्रव में रहता है यानी पानी के समान द्रव में रहता है, फिर वो क्या है ठोस अवस्था में यानी वो क्या है बर्फ बन जाता है, उसी को क्या हम लोग जमना बोल देते हैं, और उसी को हम लोग क्या है फ्रीजिंग पॉइंट बोल देते हैं। और यहाँ पर क्या पूछा है आपसे, जलना प्रारंभ करता है वह ताप जिस पर कोई पदार्थ क्या है जलना प्रारंभ यानी जलना स्टार्ट करता है, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ज्वलन ताप। क्या होगा, ज्वलन ताप। क्या होगा बाबू, ज्वलन ताप। उस ताप को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्वलन ताप बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, या फायर टेम्परेचर बोल देते हैं, ऐसा भी आप बोल सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सब सामने आ रहा है। खाना बनाने में प्रयुक्त द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव है। अगर आपको एक चीज ध्यान रखना है कि अगर जहां पर एलपीजी का नाम आए, जहां पर एलपीजी का नाम आए वहां पर आपको ब्यूटेन, क्योंकि आप यहाँ पर देखिए अच्छे से, खाना बनाने में द्रवित का मतलब होता है यहाँ पर लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी, तो यहाँ पर लिखा हुआ है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यानी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है लिक्विड पेट्रोलियम गैस लिखा हुआ है। तो जहाँ पर एलपीजी का नाम आए वहाँ पर आपको सिर्फ याद रखना है ब्यूटेन। क्या याद रखना है भैया, ब्यूटेन। आपको क्या याद रखना है, ब्यूटेन याद रखना है। और जहाँ पर क्या है गैस संबंधित चीजें हैं, जैसे कोई चीज सड़ा गला चीजें हैं, जैसे मार्स गैस जिसे नाम से जानते हैं, वहां पर आए तो आपको मेथेन याद रखना है। जहां पर चीजें सड़ा गला आ जाए, जैसे गड्ढे में से कौन सी गैस निकलेगी, तो मीथेन निकलेगी। और एलपीजी में कौन सा गैस होता है, तो ब्यूटेन होता है। और एलपीजी को गंध युक्त बनाने के लिए किस गैस का यूज किया जाता है, तो उसे हम लोग एथाइल मरकैप्टन के नाम से जानते हैं, जिसकी खोज क्या है मरकैप्टन साहब ने, साइंटिस्ट थे, उन्होंने किया था। तो उन्हीं के नाम पर उसे रख दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने, जल्दी से बता दीजिए। हम लोग क्या है एक चीज पढ़े हैं, प्रकाश संश्लेषण अपक्रिया। हम लोग एक चीज पढ़े हैं बचपन में कि जो हमारे जो पौधे होते हैं या पेड़ पौधे होते हैं,
वो अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं। हम लोग कक्षा 6, 7 या चौथी 5वीं की क्लास में पढ़े होंगे। तो वही उसी से रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन है। क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपने भोजन तैयार करते हैं, या किस प्रकार की अभिक्रिया है, वही आपको यहाँ पर क्या है बताना है। तो जल्दी से हमें क्या है बता दीजिए आप लोग, वो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। जो हमारे पौधे होते हैं वो क्लोरोफिल तथा सूर्य प्रकाश के तथा कार्बन डाइऑक्साइड के उपस्थिति से जल और जो पृथ्वी से जल मिलता है उसी से मिलकर क्या है अपना भोजन बनाते हैं। तो वो किस प्रकार की अभिक्रिया है वही आपको बता देना है, यानी उस प्रोसेस को किस नाम से जानते हैं। क्योंकि जो वो प्रोसेस होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो संयोजन मतलब होता है किसी चीज का जुड़ना। तो यहाँ पर किसी चीज का जुड़ाव नहीं हो रहा है, यहाँ पर कोई जुड़ाव नहीं हो रहा है। विस्थापन का मतलब होता है विस्थापित करना, डिस्प्लेसमेंट यानी किसी चीज का टूटना। एक कोई चीज है उसका, जैसे मान लीजिए कोई चीज है इसका टूटना, ये क्या हो जाएगा विस्थापन। तो यहाँ पर भी नहीं होगा। अवक्षेपण का मतलब भी कहीं ना कहीं टूटना ही हो जाता है। लेकिन जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप भी देखिएगा, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होती है, इसी को हम लोग क्या है बोल देते हैं। तो क्लोरोफिल यानी जो पौधे अपना भोजन बनाते हैं उस अभिक्रिया को हम लोग प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। सिंपल क्वेश्चन था, बस ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है आप लोगों के सामने ये थोड़ा बड़ा दिया हुआ है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी माइंड लगाएंगे तो आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बाबू आप लोगों के सामने। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। जो हमारे शरीर में भोजन का पाचन होता है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो मैंने आपको बताया था जब किसी चीज को तोड़ते हैं तो वो ऑक्सीकरण होगा या अपचयन होगा या उदासीनीकरण होगा। पहले ऑप्शन आप अच्छे से देखिएगा, यहाँ पर अवकरण होगा या ऑक्सीकरण होगा या उदासीनीकरण होगा या वैद्युत अपघटन होगा। क्या होगा, जो शरीर में हमारे भोजन पचता है, हमें पता है अमाशय में यहाँ पर आता है, ये सब चीज़ पर हम नहीं जाएंगे। ये अमाशय में आकर जो भोजन वगैरह हमारा पचता है हाथ में, छोटी आंत बड़ी आंत में, तो वो किस प्रकार की अभिक्रिया है, वो क्या वहाँ पर ऑक्सीकरण होता है, अपचयन होता है, उदासीनीकरण होता है या वैद्युत अपघटन होता है। निम्न में से क्या होता है, तो जल्दी से बताइए आप लोग। देखिए अवकरण तो होगा नहीं, उदासीनीकरण भी नहीं होगा, वैद्युत अपघटन होगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी होती भी नहीं है तो वैद्युत अपघटन कैसे हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑक्सीकरण होगा, यानी कि जो इस अभिक्रिया को हम लोग या रिडक्शन रिएक्शन के नाम से जानते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया के नाम से हम लोग जानते हैं। तो अब आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा कि भोजन में जो हमारे भोजन में शरीर का जो खाना पचता है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बाबू आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ है बिना ज्वाला के जलता है। यानी पहले देखिए मोमबत्ती यानी जो कैंडल है, कैंडल जब आप कैंडल जलाते हो तो इसमें से क्या है लौ निकलती कि नहीं निकलती है। लौ को ही हम लोग ज्वाला बोलते हैं, लेकिन इसमें क्या कहा है बिना ज्वाला के कौन सा जलता है, तो मोमबत्ती हमारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। केरोसिन यानी मिट्टी का तेल, अगर बचपन में आपने ढिबरी देखा होगा, डबरी जिसे बोलते हैं, वो आपने देखा होगा बचपन में, उससे हम लोग छोटे जब पढ़े हैं, तो यहाँ पर उसमें भी लौ निकलता है। उसी जो लौ निकलता था उसी से क्या होता था प्रकाश होता था। तो जो केरोसिन से भी प्रकाश निकलता है, केरोसिन से भी क्या बाबू प्रकाश निकलता है। और जो मीथेन गैस होता है, मीथेन गैस भी जब हम लोग जलाते हैं तो इससे भी प्रकाश निकलता है। तो आपके सामने एक ही ऑप्शन बचा, वो क्या बचा, कोयला बचा। जब हम कोयला को जलाते हैं तो इससे कोई हालांकि प्रकाश तो निकलता है लेकिन लौ नहीं निकलता है। आपने कोयला को जलते हुए देखा होगा लेकिन इससे कोई लौ नहीं निकलता है। बस ये क्या है आपस में ऐसे जलता रहता है। टेम्परेचर हालांकि इसका बहुत हाई होता है लेकिन इससे कोई लौ नहीं निकलता है कंपेयर टू इन सब की तुलना में। यहाँ पर के जो कोयला है इससे जो प्रकाश बहुत कम मात्रा में निकलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है, अब आप इसको समझ गए होंगे कि जो पदार्थ यानी जो कौन सा पदार्थ है जो बिना ज्वाला का जलता है। चलिए थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आप क्वेश्चन को एलिमिनेट करते हुए कि ये नहीं होगा तो क्या ये हो सकता है, ये हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl क्या है बाबू, HCl क्या होगा, HCl प्लस क्या होगा, फिर क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड
NaOH NaOH का विलय डालने पर निम्न में से कौन सा कथन सही है? जब हम क्या है HCl प्लस NaOH को यानी आप अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा? तो देखिए आपको अच्छे से ध्यान रखना है, मैं यहाँ पर अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देना चाहूँगा अच्छे से। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है यानी कि HCl है। क्या है बाबू? HCl है। HCl यानी HCl को हम लोग क्या हाइड्रोक्लोरिक के नाम से जानते हैं। HCl मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, HCl प्लस क्या है NaOH। देखिए कैसे अपक्रिया होती है, जब इनको हम अपक्रिया करवाते हैं तो देखिए जो Cl होता है ये Na के साथ, अपक्रिया में जब आपने पढ़ा होगा कि बाहर का अपक्रिया होता है, अंदर का अपक्रिया होता है। तो यहाँ पर देखिए बाहर का हम लोग निकालेंगे तो H2O बन जाएगा, एक H यहाँ एक H यहाँ, तो 2H हो गया, 2H तो यह H2 होगा, वो बचा ऑक्सीजन हो जाएगा तथा NaCl यानी आपका क्या बनेगा? NaCl यानी आपका क्या बनेगा? नमक बनेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या बना आपका यहाँ पर क्या जल बना और NaCl बना, यानी कि सोडियम क्लोराइड बना और आपका जल बना। तो सोडियम क्लोराइड और जल आपका कहाँ दिख रहा है? मिश्रित विलयन ये तो होगा नहीं, मिश्रित विलयन हल्का रंग ये भी नहीं होगा। सोडियम क्लोराइड और जल यहाँ पर बना है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो C है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन जो आपका हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जब HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाते हैं तो सोडियम क्लोराइड प्लस जल बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा है, जल्दी से क्या है आप कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू आप लोगों के सामने, जल का वैद्युत अपघटन करने से मुक्त होने वाले हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैसों और मोल अनुपात होगा। यानी आपसे कह रहा है जब हमारा जो जल का फार्मूला क्या होता है? क्लास चौथी का बच्चा बता देगा कि H2O होता है। क्या होता है? H2O होता है। जिनको नहीं पता है तो सीख लो, H2O होता है। क्या होता है? H2O होता है। देखिए यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन है और यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन है। तो दो हाइड्रोजन अच्छा एक्चुअली में जो आपका जल बनता है वो कैसे बनता है? तो ये HO प्लस H के संयोग से, HO प्लस H के संयोग से हाथ का ऑक्सीजन बनता है। ये इसके पिताजी हैं और ये इसके क्या है? बच्चे हैं। आपको ध्यान रखना है। तो आपका जो ऑक्सीजन सॉरी जो आपका जल बनता है वो HO प्लस H के निर्माण से आपका ऑक्सीजन जो आपका जल होता है वो आपका तैयार होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, यानी आपका टोटल कितना हाइड्रोजन हो गया? 2 हाइड्रोजन हो गया। और यहाँ पर आपका ऑक्सीजन कितना बचा? तो 1 बचा। यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पर क्या होगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अगर पूछ रहा है तो 2:1 होगा। तो क्या होगा? 2:1 होगा, यानी कि 2:1 के रेशियो में होगा। अगर आपसे ऑक्सीजन का क्या पूछता? अगर आपसे ऑक्सीजन का पूछ लेता, ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन का, तो आपको उल्टा कर देना है 1 और 2। कैसे करना है? क्योंकि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्या है? 2 है। तो आपको यही चीज ध्यान रखना है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का पूछा है तो 2 यानी 2:1। अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन का पूछता तो 1:2 हो जाता। यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 2:1 यहाँ पर क्या है? आपका करेक्ट आंसर होने वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू आप लोग सामने, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली फिल्म बनाने में प्रयुक्त होती है? निम्न में से कौन सा पदार्थ फोटोग्राफी, जो आपने फोटोग्राफी देखा होगा, फोटोग्राफी करते तो आप लोग देखे होंगे अच्छे से। जो फोटोग्राफी होती है वो कैसे होती है? फोटोग्राफी मशीन तो होती है, जो फोटोग्राफी वाली मशीन होती है उसमें जो फोटोग्राफी होती है, जो उसकी फिल्म बनी होती है, अंदर एक फिल्म लगी होती है। आप लोग जब अच्छे से देखोगे तो अंदर एक फिल्म लगी होती है। तो वो जो फिल्म होती है वो किसकी बनी होती है? वो किस मेटल की बनी होती है, किस पदार्थ की बनी होती है? यही आपसे क्या है प्रश्न पूछा गया है। तो जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर आप जानते हैं तो भी क्या है बताइएगा, अगर नहीं जानते हैं तो कहीं से रिसर्च करके बताइएगा, कहीं से भी रिसर्च करके हमें बताइएगा। चाहे आप क्या गूगल करके बताइएगा या किसी से आप पूछ कर बताइएगा। और फिर अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट, जो हमारा टेलीग्राम चैनल बना हुआ सिलेक्शन विद राजेश के नाम से, आप इसका स्क्रीनशॉट भेजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। फिर भी चलो मैं बता ही देता हूँ। चलिए
इसका जो करेक्ट आंसर होगा बाबू क्या होगा, AGBR। क्या होगा, AGBR। क्या होगा, AGBR होगा। चलिए नेक्स्ट। तो क्या है, अब आपके अंदर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपको कोई टॉपिक ना समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इस टॉपिक जो जिसे आप कमेंट करिए भैया क्वेश्चन नंबर 27 हमें समझ में नहीं आया था, एक बार दोबारा बता दीजिए, तो क्या मैं नेक्स्ट लेक्चर में इस क्वेश्चन को ले लूंगा और मैं आपको एक बार दोबारा समझा दूंगा, जिससे आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपके अंदर कोई डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तथा ये पीडीएफ अगर आपको पाना है पूरा का पूरा पीडीएफ, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन विथ राजेश, जिस नाम से यूट्यूब चैनल बना हुआ है उसी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल बना हुआ है। जिस नाम से यूट्यूब चैनल उसी नाम से हमारे टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, सिलेक्शन विथ राजेश के नाम से। तो जाकर आप जरूर ज्वाइन कीजिए। तथा आप पॉलिटेक्निक के प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ा हुआ है, बुक पढ़ा हुआ है तो आपको मिल जाएगा, चाहे एनसीईआरटी की बुक भी पढ़ी हुई है तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो आप जरूर जाकर ज्वाइन कीजिएगा। चैनल का नेम है सिलेक्शन विथ राजेश। तथा मित्रों अगर आप चैनल पर नए हैं तो नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम जैसे नेक्स्ट वीडियो लाएं तो आपको सबसे पहले मिल जाए, कहीं पर ढूंढने या भटकने की जरूरत ना पड़े। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।